हमने लास्ट लेक्चर में कुछ इंट्रोडक्शन किया था इसका। फ्लूइड मैकेनिक्स 2 हमारा टॉपिक है और इसके अंदर हमारे पास कुछ डेफिनेशंस थी हमने जिनको लास्ट लेक्चर में देखा था। तो मैं यहाँ से बात जो है ना वो स्टार्ट करता हूँ, थोड़ा सा ओवरव्यू, क्योंकि ये चीज़ें आगे आज हमारे टॉपिक में यूज़ होनी है। इसमें सबसे पहले ये वर्टेक्स मोशन, इसके अंदर आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है। एक पेन आपके पास होना चाहिए, रजिस्टर आपके पास होना चाहिए। ये आप अपने माइंड में रखें, ये आपने साथ साथ पॉइंट्स को ना लिख लेना है। पॉइंट लिखते जाएंगे तो आपको जल्दी बात क्लियर हो जाएगी, वैसे नहीं तो बाद में भूल जाएगा कि कैसे बना। तो वर्टेक्स मोशन, वर्टेक्स के अंदर ये आपने याद रखना है। और ये डेल क्रॉस क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि जो अगजाई है वो कर्ल क्यू है, फिर उसके वर्टिसिटी वेक्टर जो है यहाँ पे हमारे पास डेल क्रॉस क्यू की इक्वल होगा एक्साई। और नेक्स्ट हमारे पास इसमें वर्टेक्स लाइन, तो वर्टेक्स लाइन भी उस दिन हमने देख लिया था कि इसमें जो एक्साई है वो, अगर आर वेक्टर जो कि हमारा पोजीशन वेक्टर होगा इन थ्री डायमेंशनल फ्लो, वो हमारे पास इस तरह से एक्स प्लस वाई जे प्लस जी के। और यहाँ पे ये मेन रिजल्ट है कि जो अक्साई वेक्टर होगा वो पैरेलल होगा डी वेक्टर। डी अगर दो पैरेलल है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो जीरो के इक्वल होता है। तो ये देखा जी। अब हम आज का जो टॉपिक है हमारा वो स्टार्ट करने लगे हैं। अब वर्टेक्स लाइन हम लोग पहले कि वर्णन क्या होती है, कि कोई भी हमारे पास थे वर्टेक्स ट्यूब इज अ बंडल ऑफ वर्टेक्स लाइंस। इट मींस कि हमारे पास जो वर्टेक्स ट्यूब होगी, ट्यूब को आप यूं ही समझें कि जैसे कोई भी किसी मोटरसाइकिल की ट्यूब आप देखो, जो उसका टायर होता है, उस ट्यूब की एग्जांपल आपने लेनी है कि जो मतलब कवर होती है, क्लोज भी होती है, और यूं समझें कि उसका दूसरा सिरा जो है वो भी बंद होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये ट्यूब होगी, सेम वही एग्जांपल है। वर्टेक्स ट्यूब इज अ बंडल ऑफ वर्टेक्स लाइंस इफ यू ड्रॉ वर्टेक्स लाइंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ अ क्लोज कर्व इन द फ्लूइड। अब ये इतना मुश्किल नहीं है। जैसे ये देखें, यहाँ पे उसने बताया कि ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है, ये नीचे से देखना, ऊपर छोड़ दें फिलहाल, क्या है ये नीचे देखें, ये हमारे पास एक क्लोज कर्व है। अब इस क्लोज कर्व के ऊपर ये जो आपको एरो नजर आ रहे हैं, ये सारी हमारे पास वर्टेक्स लाइंस हैं। तो ये जो वर्टेक्स लाइंस हैं, इन क्लोज कर्व्स के साथ एक ट्यूब बना रही हैं। ये एक ट्यूब नुमा शक्ल बन गई इसकी। अब इसको हम कहेंगे वर्टेक्स ट्यूब। जैसे उसने ऊपर कहा कि फिर ड्रॉ वर्टेक्स लाइंस फ्रॉम ईच पॉइंट ऑफ अ क्लोज कर्व। ये क्लोज कर्व है, इसके हर पॉइंट से, अब यहाँ पे तो देखें तो आपको जैसे एक, दो, तीन, चार, ये चार आपको नजर आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे इन्फिनिट वर्टेक्स लाइंस हैं। ये डॉटेड लाइन में आपको शो हो रही होंगी, कुछ कुछ डॉटेड लाइन में है, और ये एक, दो, तीन, ये भी अलग से भी शो हो रही हैं। ये सारी वर्टेक्स लाइंस हैं जिनको हमने इस क्लोज कर्व के साथ ड्रॉ करना है फ्लूइड के अंदर। वी obtain अ ट्यूब कॉल्ड अ वर्टेक्स ट्यूब। तो देन हमें एक ट्यूब मिलेगी जिसको हम वर्टेक्स ट्यूब कहेंगे। इसका सिंपल यही कंसेप्ट है, ठीक है जी। और आगे इसके अंदर यह है कि वर्टेक्स ट्यूब ऑफ इनफाइनाइटेसिमल क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड अ वर्टेक्स फिलामेंट। अगर एक वर्टेक्स ट्यूब होगी जिसका क्रॉस सेक्शन बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ा क्रॉस सेक्शन होगा जिसका, यानी कि ये यहाँ पे क्लोज कर्व थी एक,
अगर ये बहुत बड़ी है तो उसको हम कहेंगे वर्टेक्स फिलामेंट। और यहाँ पे इस फिगर के साथ ये जो फिगर है इसको गौर करें तो यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू T1, यहाँ पे लिखा है टी इज इक्वल टू T2। तो टी इज इक्वल टू T1 के अंदर यूँ समझें कि ये इनिशियल टाइम है, ये फाइनल टाइम है आपका, ठीक है। और इसके अंदर ये वर्टेक्स ट्यूब जो है थोड़ी सी यहाँ पे बेंड हो गई है। यहाँ पे इसकी रोटेशन देखें तो ये रोटेशन हमें यूं लग रहा है कि जैसे ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है, ठीक है जी। तो जैसे ही यहाँ से पार्टिकल पाथ, यानी कि ये जो लाइंस हैं ये थोड़ा सा इस तरफ मूव करेंगे, ये थोड़ा सा यहाँ से बेंड हो जाएगी, ठीक है जी। अगर ये बेंड होती भी है, ऑब्वियसली ये ट्यूब है तो ये बेंड हो सकती है, एक सॉलिड चीज़ नहीं है, ये एक ट्यूब है, ठीक है। तो ये इस तरह से बेंड भी हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर बस यही था। नेक्स्ट फिगर 1 शोज द एवोल्यूशन ऑफ वर्टेक्स ट्यूब। कि फिगर 1 के अंदर हम ये बता रहे हैं कि वर्टेक्स ट्यूब बेसिकली बनती कैसे है। तो उसके अंदर सिंपल यही हमने देखा है कि वर्टेक्स ट्यूब जो होगी हमारे पास उसके अंदर वर्टेक्स लाइंस हैं, और जो वर्टेक्स लाइंस हैं अगर हम उनको एक क्लोज कर्व के साथ ड्रॉ करें, ठीक है, तो देन हमें एक वहाँ पे ट्यूब मिलेगी जिसको हमने वर्टेक्स ट्यूब का नाम दिया हुआ है। नेक्स्ट ये है, एक नोट है कि a vertex line or tube cannot terminate or originate at internal points in a fluid। कि किसी फ्लूइड के इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर आप वर्टेक्स लाइन को ना ही तो टर्मिनेट कर सकते हैं, लेकिन उसको ख़त्म नहीं किया जा सकता, ना ही उसको आप ओरिजिनेट का मतलब होता है किसी चीज़ को बनाना, ठीक है, ना ही आप उसको बना सकते हैं। यानी कि हम उसको इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर नहीं बना सकते। इंटरनल पॉइंट्स के ऊपर इसलिए नहीं बना सकते क्योंकि जो ट्यूब होगी वो हमेशा क्रॉस सेक्शनल एरिया के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही बनेगी। जैसे ये ऊपर गौर करें तो यहाँ पे देखें ये इंटरनल पॉइंट्स को यूज़ नहीं किया हमने, यहाँ वाले हमने कॉर्नर पॉइंट्स जो एंडिंग पॉइंट्स हैं उनको यूज़ किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट एक छोटा सा क्वेश्चन है कि इफ़ द वेलोसिटी components as are given as u v w and then show that the motion is not rotational। u v w are the velocity component of any fluid। यानी कि कोई भी हमारे पास फ्लूइड है उसके अंदर जो अगर v और w जीरो है इसका मतलब जो फ्लूइड होगा वो वन डायमेंशनल फ्लो में होगा, ठीक है। तो शो ये करना है कि जो मोशन है वो रोटेशनल नहीं है, इज नॉट रोटेशनल। अगर नॉट रोटेशनल इट मीन्स कि वो इरोटेशनल है। तो अब यहाँ पे ये कि q जो है u v w वेलोसिटी कंपोनेंट u v w है, q वेक्टर जो है वो u i प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के है। इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं u v w उसने लिखा, और आगे हमने क्या फाइंड किया, कर्ल q। कर्ल q अगर तो जीरो के इक्वल आता है तो इसका मतलब जो फ्लो है वो रोटेशनल होगा, और अगर ये जीरो के इक्वल नहीं आता, यहाँ पे मेरे पास आई जे के, क्योंकि ये कर्ल क्यू है तो अब यहाँ पे पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स पार्शियल ओवर पार्शियल वाई पार्शियल ओवर पार्शियल जी ये हमने लिखना है। आगे बस इसका आपने डिटर्मिनेंट फॉर्म बना के इसका आंसर निकालना है। हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है ज़ीरो। इसका मतलब जो फ्लो है वो क्या है, इरोटेशनल है। अगर तो हमारे पास कर्ल का आंसर आता है ज़ीरो की इक्वल तो फ्लो होगा इरोटेशनल, और अगर ये ज़ीरो की इक्वल नहीं आता तो फिर रोटेशनल होगा। ये पहले हम कर चुके हैं वैसे। क्यू वेक्टर यहाँ पे गिवन है, फाइंड द वर्टिसिटी वेक्टर वेयर ए बी सी आर कांस्टेंट्स। तो ये भी पहले किया जा चुका है। अब यहाँ से आपको पता चलेगा कि कार्टियन प्रोडक्ट्स यानी कि कार्टियन कंपोनेंट्स हैं एक्स वाई जी में। अगर आपको कंपोनेंट्स गिवन हैं वेलोसिटी के, ये यू है, ये वी है, और ये आपके पास डब्ल्यू होगा। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये जो है एक्साई एक्स, एक्साई वाई और एक्साई जी, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द कार्टियन कंपोनेंट्स ऑफ वर्टिसिटी वेक्टर। वर्टिसिटी वेक्टर के ये कार्टियन कंपोनेंट्स हैं, ये हमने लिखने हैं। और एक्साई एक्स जो है वो माइनस बी वाई स्केयर टी, और जो एक्साई वाई होगा वो जीरो होगा, और एक्साई जी जो है वो माइनस ए एक्स स्केयर टी होगा। तो वर्टिसिटी वेक्टर जो है वो ये बन जाएगा। अब ये आप लोगों ने खुद निकालने हैं, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट वैल्यूज ये देखें यहाँ पे जैसे इंसर्ट की हुई हैं, वाई के रिस्पेक्ट इसका आंसर निकाल लें। अब इसके अंदर वाई है ही नहीं तो ये जीरो हो जाएगा। इसको जी के रिस्पेक्ट करें, जी आंसर वन आ जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास माइनस बी वाई स्केयर टी बच जाएगा जैसे ये लिखा हुआ है। और सिमिलरली यहाँ पे जी के रिस्पेक्ट करना है तो ये कांस्टेंट है सारा इसके लिए,
तो ये भी आंसर 0 देगा हमें। और इसको एक्स के रिस्पेक्ट करना है तो उसके अंदर एक्स नहीं है तो ये भी 0 आ जाएगा। ये भी एक्स के रिस्पेक्ट 0। और यहाँ पे आंसर हमें मिलेगा वाई के रिस्पेक्ट, तो ये माइनस ए एक्स के टी यहाँ से बचेगा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये वर्टिसिटी वेक्टर हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक आ गया जी, सर्कुलेशन। तो सर्कुलेशन क्या है जी, इफ सी इज अ क्लोज कर्व देन सर्कुलेशन अबाउट सी इज गिवन बाय। अब ये ना सिंपल एक छोटा सा टॉपिक है हमारे पास। ये देखें, बस छोटा सा टॉपिक है ये, 2 लाइनों का। तो सी ए कोई भी हमारे पास क्लोज कर्व है, तो सर्कुलेशन जो होगी उस कर्व के रिस्पेक्ट, वो ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट है कि गैमा इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल क्यू डॉट डी आर। क्यू वेक्टर है, डी आर वेक्टर है। अब इस क्यू डॉट डी आर को आप एन कैप डॉट कर्ल क्यू डी एस ये लिख सकते हैं। ये जो कर्ल क्यू है ये किसके इक्वल है, अक्साई वेक्टर के। ये पीछे अभी जब हमने स्टार्ट किया था उसके अंदर हमने इसको देखा है। यहाँ पे ये देखिए, कर्ल क्यू जो है वो अक्साई वेक्टर की इक्वल है। तो यहीं से ये हमने लिखना है कि जो कर्ल क्यू है वो अक्साई की इक्वल है। देन मेरे पास ये जो है क्यू वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, बेसिकली जो यूनिट वेक्टर होता है, ये जो एन कैप लिखा हुआ है, एन कैप का मतलब तो ये होगा कि गिवन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड, गिवन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे ये जो डी आर वेक्टर है उसको डायरेक्ट डी एस लिखा हुआ है। डी आर वेक्टर को जो डी एस लिखा है यहाँ पे, ये भी आपको आगे चल के पता चलेगा। डिफरेंशियल ज्योमेट्री के अंदर ना हमने ये चीज़ पढ़ी हुई है कि कोई भी यूनिट वेक्टर जो है ना उसको आप डी आर ओवर डी एस की फॉर्म में लिख सकते हैं, डी आर ओवर डी एस की फॉर्म में। तो ये बेसिकली रिजल्ट जो लिया है ना यहाँ से, ये वही रिजल्ट है एज इट इज। और नेक्स्ट जो ये एन कैप है वो एज इट इज आ जाएगा, कर्ल की जगह पे वही एक्साई वेक्टर जो ऊपर मैंने आपको बताया वो आ जाएगा। और फिर आप इसको एन कैप और डी एस को मिला के डी एस वैक्टर लिख सकते हो। यानी कि यूँ समझें कि ये जो डी एस वैक्टर है ना ये आपका वो गिवन वेक्टर है, और ये डी एस जो है ये उसकी मैग्नीट्यूड है। तो डी एस वैक्टर ओवर ये वाला डी एस इज इक्वल टू एन कैप। बात समझ आइए कि जो हमारे पास होगा यूनिट वेक्टर वो बेसिकली क्या होता है, गिवन वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे जो गिवन वेक्टर है ये रजिस्टर पे लिख लें। गिवन वेक्टर क्या होगा, डी एस वेक्टर, और उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, डी एस। तो डी एस वेक्टर ओवर डी एस इज इक्वल टू एन कैप। तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास ये रिजल्ट इजीली बन जाएगा। और उसके आगे वो लिखता है कि द क्वांटिटी एन कैप डॉट एक्साई वेक्टर डी एस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब। तो ये टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा है तो उसको अच्छे से देख लीजिएगा, ये आपको पता चल जाएगा। ये जो एन कैप डॉट एक्साई वेक्टर है, अगर इसकी मैग्नीट्यूड को खोल के हम देखें ना तो ये हमारे पास यही चीज़ बनती है, यही चीज़ है एन कैप डॉट एक्साई वेक्टर डी एस इज कॉल्ड द स्ट्रेंथ ऑफ द वर्टेक्स ट्यूब। और उसके बाद वो कह रहा है कि वर्टेक्स ट्यूब विद अ यूनिट स्ट्रेंथ इज कॉल्ड अ यूनिट वर्टेक्स ट्यूब। यूनिट स्ट्रेंथ का क्या मतलब है कि अगर उसकी सिंगल स्ट्रेंथ है, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ एक समझ लें, जैसे जैसे यूनिट वेक्टर होता है ना जिसकी मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है, तो इसी तरह से जो वर्टेक्स ट्यूब है उसको यूनिट वर्टेक्स ट्यूब कब कहेंगे, जब उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, यूनिट स्ट्रेंथ। आगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्टिसेस हैं यहाँ पे, जैसे वर्टेक्स ट्यूब हमने पढ़ी है ना, तो उसके लिहाज से ये वर्टिसेस हैं। ये सिंपल सी डेफिनेशन हैं, बस आपने इनको देख लेना है कि फोर्स्ड वर्टेक्स क्या होता है। इन दिस टाइप द फ्लूइड रोटेट्स एज अ रिजिड बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। अब जब भी रोटेशन की बात आएगी तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमेशा ही एंगुलर वेलोसिटी होगी।
रोटेशन की जब भी बात आती है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी कि इन दिस टाइप द फ्लूइड रोटेट्स। फ्लूइड ऑब्वियसली रोटेट कर रहा है तो उसकी जो वेलोसिटी है वो एंगुलर वेलोसिटी है। फ्लूइड रोटेट्स एज अ रिजिड बॉडी विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। तो ये फोर्स्ड वर्टेक्स के अंदर ये कंसेप्ट है। अब रिजिड बॉडी आप सबको पता होगा कि जो रिजिड बॉडी होती है एक ऐसी बॉडी कि जिसमें उस बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होंगे, पार्टिकल्स के हर पॉइंट्स का जो डिफरेंस है वो सेम रहता है। यानी कि देखें, जो रिजिड बॉडी है वो ऑब्वियसली कुछ पार्टिकल्स से मिलकर बनी है। अब हर दो पार्टिकल्स का जो बिटवीन डिस्टेंस होगा, यानी कि बिटवीन गैप जो होगा हर दो पॉइंट्स का, वो हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द बॉडी। ये पूरी बॉडी में जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब पॉइंट्स का, यानी कि किसी भी दो पॉइंट्स का आप डिस्टेंस देखोगे तो वो हमें सेम मिलेगा। तो ऐसी बॉडी को रिजिड बॉडी कहते हैं। नेक्स्ट है फ्री सिलेंड्रिकल वर्टेक्स। इन दिस टाइप द फ्लूइड मूव्स अलोंग स्ट्रीम लाइंस। अब आपको स्ट्रीम लाइन का पता होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं कि इस टाइप में जो फ्लूइड होगा वो मूव करेगा अलोंग स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन क्या था? स्ट्रीम लाइन इज अ कर्व ड्रॉन इन द फ्लूइड। यानी कि स्ट्रीम लाइन जो थी वो एक कर्व थी हमारे पास, ठीक है, जो कि हम फ्लूइड में ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ वो कह रहा है कि जो फ्लूइड होगा वो मूव करेगा अलोंग द स्ट्रीम लाइन, यानी कि उस कर्व के अलोंग मूव करेगा। विच आर कंसेंट्रिक सर्कल्स। कंसेंट्रिक सर्कल का क्या मतलब है? कि आपस में जुड़े हुए सर्कल होंगे। यानी कि सर्कल, आप एक सर्कल ड्रॉ करें उसके साथ एक और सर्कल मिला दें, फिर एक और मिला दें, फिर एक और, इस तरह से आप सर्कल जो है वो मिलाते जाएं तो उन सर्कल की जो शेप बनेगी ना, वो आप यूँ समझें कि एक स्ट्रीम लाइन की शेप बनेगी, क्योंकि जो स्ट्रीम लाइन है वो भी एक कर्व है, ठीक है। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि फ्लूइड जो है वो मूव करेगा along stream lines which are concentric circles in horizontal planes and there is no variation of total energy with radius। वेरिएशन का मतलब ये होता है कि कोई उसमें तब्दीली आना, या उसमें मुमकिन है कि एक जगह पे उसका फ्लो कम है दूसरी जगह पे ज़्यादा हो। तो कह रहा है कि यहाँ पे वो कांस्टेंट रहेगी। देयर इज नो वेरिएशन, इट मीन्स कि अगर वेरिएशन नहीं है तो वो कांस्टेंट है। नेक्स्ट है फ्री स्पाइरल वर्टेक्स। इन दिस टाइप देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ द फ्री सिलेंड्रिकल वर्टेक्स एंड अ सोर्स रेडियल फ्लो। कंपाउंड वर्टेक्स इसी तरह से आ जाएगा कि इस टाइप में फ्लूइड रोटेट्स एज अ फोर्स वर्टेक्स एट द सेंटर एंड एज अ फ्री वर्टेक्स। वर्टेक्स पेयर, ये थोड़ा सा समझने वाला है कि a pair of vertices of equal and opposite strengths is called a vertex pair। कि a pair of vertices of equal and opposite। अब equal का मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे लिखा है z is equal to z1, यहाँ लिखा है z is equal to z2। अब इसकी डायरेक्शन देखें तो ये ऐसे लग रहा है कि जैसे ये हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो एंटी क्लॉकवाइज में जो k है वो, k जो है वो पॉजिटिव आएगा, और z is equal to z2 पे जो k है वो क्या आएगा? नेगेटिव। Let k and minus k be the strength of the two vertices at A z is equal to z1 and B z is equal to z2 respectively. Then the complex potential is W is equal to iota k log z minus z1 minus iota k log z minus z2। The velocity of A is due to the presence of the vertex at B and vice versa। यानी कि जो पॉइंट A पे वेलोसिटी है वो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द वर्टेक्स एट बी, वो बी की वजह से है। जो यहाँ पे वेलोसिटी होगी वो बी की वजह से होगी। तो ये सिंपल सा टॉपिक है, इसको आप देख लीजिएगा। इसको साथ साथ ना गूगल किया करें, जैसे ये लिखा हुआ है वर्टेक्स पेयर, ऊपर वर्टेक्स ट्यूब, आप उसको एक 10 मिनट की वीडियो देखिए, आपको और ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डायग्राम्स बना के एनिमेशन के थ्रू वो थोड़ा सा समझाएंगे तो आपको ज़्यादा बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास वर्टेक्स रोज। व्हेन अ बॉडी मूव्स स्लोली थ्रू अ लिक्विड, वगैरह कि अगर एक बॉडी किसी भी लिक्विड के अंदर स्लोली मूव कर रही है, रोज ऑफ वर्टिसेस आर समटाइम्स फॉर्म्ड। तो वहाँ पे रोज ऑफ वर्टिसेस यानी कि वर्टिसेस की कुछ कतारें बन जाएंगी। देयर
देयर वर्टिसेस कैन व्हेन स्टेबल बी फोटोग्राफ्ड, यानी कि वो जो वर्टिसेस व्हेन स्टेबल, जब वो स्टेबल हो जाएंगे यानी कि साकन हालत में आ जाएंगे, देन हम उनको फोटोग्राफ कर सकते हैं, उनका फोटो बना सकते हैं। लाइक here we consider infinite system of parallel line vertices and two-dimensional flow will be presumed throughout। तो ये वर्टेक्स रोज आप लोगों ने देख लेना है जी। नेक्स्ट, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि फ्लो अलोंग अ कर्व, किसी कर्व के अलोंग जो है फ्लो वो कैसे देखेंगे। अब सबसे पहले मैं ये बता दूं, इसके अंदर हम ये देखेंगे कि हमारे पास एक कर्व होगी, ठीक है, और फिर हम ये देखेंगे कि उस कर्व के ऊपर हम दो पॉइंट ले लेंगे। ये सारा कुछ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, मैं वैसे भी बता देता हूँ। कर्व के ऊपर हम कुछ दो पॉइंट लेंगे, फिर हम ये देखेंगे उन पॉइंट्स के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो कैसा है, ठीक है। फिर हम एक यहाँ पे टेंजेंट वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है, उसको हम टेंजेंशियल वेक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेट, एक मिनट जी, एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो। अच्छा जी, यहाँ पे है फ्लो अलोंग अ कर्व। तो लेट ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स इन द फ्लूइड। अब इस डायग्राम को अच्छे से देखें। ये हमारे पास ना एक कर्व है, ये ए टू बी, ये ए टू बी ये कर्व है। लेट ए एंड बी एनी टू पॉइंट्स इन द फ्लूइड एंड ए बी पी कर्व आर पाथ joining them lying entirely within the fluid, divide the curve ABP into number of small elements। अब यहाँ पे हमारे पास ए बी पी या ए पी भी कह लें, ये हमारे पास टोटल एक कर्व है, ठीक है जी। ए बी पी कर्व आर पाथ ज्वाइनिंग देम लाइंग entirely within the fluid, divide the curve ABP into number of small elements। Let P and P dash be an element of the curve of length delta s। अब P से P डैश तक या P से P प्राइम तक ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, इसको हमने नाम दिया एस का। अब जो डेल्टा एस है ये कोई भी स्मॉल डिस्टेंस है हमारे पास। जो P और P प्राइम हमने दो पॉइंट लिए हैं, ये उस कर्व के ऊपर हमने लिए हैं, इनके जो बिटवीन डिस्टेंस आ रहा है वो आ रहा है डेल्टा एस। डेल्टा कब यूज करते हैं? स्मॉल चेंज के लिए। तो जो डेल्टा एस होगा वो कुछ स्मॉल चेंज है यहाँ पे हमारे पास, यानी कि स्मॉल सा डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स के बिटवीन। नेक्स्ट, be an element of the curve of length delta s। Let v vector be the velocity vector and t cap is the flow along the element p p prime is defined as the product of tangential component of velocity vector v with length delta s। अब मेरे पास यहाँ पे वही जो मैंने आपको पहले बताया, ये जो टी कैप होगा ये हमारे पास क्या होगा? टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v। वेलोसिटी उसकी v है जो फ्लूइड मूव कर रहा है, और उसका जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो क्या है? टी कैप। जैसे ये देखें यहाँ पे ड्रा किया गया, ये टेंजेंट जो होता है वो ऑब्वियसली हमारे पास किसी भी कर्व के अलोंग अगर देखें तो उसको वन पॉइंट के ऊपर टच करके गुजर रहा होता है। तो जैसे ये यहाँ पे गुजर रहा है, ये टेंजेंशियल वेक्टर उसका। तो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर v with the length delta s of the element p p prime। तो flow along p p prime is equal to v dot t cap, यानी कि ये वेलोसिटी और टेंजेंशियल कंपोनेंट का क्या है? डॉट प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट, फ्लो अलोंग ए बी पी। अगर मैं ए बी पी के लॉन्ग फ्लो को देखूं तो वो मेरे पास इस तरह से लिखा जा सकता है कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो समीशन वी डॉट टी कैप डेल्टा एस। आप इसी चीज को इस तरह से लिख सकते हैं जब आप फ्लो की बात करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे ये देखा है कि जो हमारे पास v है वो वेलोसिटी वेक्टर है, और जो टी कैप है ये फ्लो अलोंग द एलिमेंट पी पी प्राइम। टी कैप जो है वो फ्लो है अलोंग द एलिमेंट पी पी प्राइम, ठीक है जी। तो आप v डॉट टी कैप को इस तरह से लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो समीशन डेल्टा एस,
अब इसका मतलब क्या है, ये ना चैप्टर नंबर 4 कैलकुलस का, उसके अंदर हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जब आप बेसिकली जो डेल्टा एस है वो क्या है, दिस इज अ स्मॉल डिस्टेंस, स्मॉल लेंथ एलिमेंट, ठीक है। तो डेल्टा एस को आप डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, डेल्टा एस थ्री, डेल्टा एस एन तक ले जा सकते हैं। तो जब डिफरेंट छोटे छोटे पॉइंट्स को हम देखेंगे, या यूं समझ लें कि डिफरेंट पाथ हम लेंगे स्मॉल लेंथ के, तो आप उनको हमेशा लिमिट के रिस्पेक्ट लिखते हो, और साथ में समीशन क्या शो कर रहा है कि उन सब का हमने क्या करना है, सम कर लेना है। उन सब का हमने क्या करना है, सम। तो समीशन जब लिखोगे साथ, इसका मतलब ये है कि डेल्टा एस वन, डेल्टा एस टू, अप टू सो ऑन डेल्टा एस एन तक हमने उन तमाम डिस्टेंसेस का क्या करना है, सम करना है। जब सम कर लेंगे, साथ में ये लिमिट लिखने का मकसद ये है कि लिमिट डेल्टा एस अप्रोचेस टू जीरो, कि लिमिट जो है हमारे पास वो अप्रोच किसको कर रही है, जीरो को। नेक्स्ट, फ्लो अलोंग ए बी पी इज इक्वल टू इंटेग्रल ए टू बी वी डॉट टी कैप डी एस। अब ये डेल्टा एस जो होता है वो डी एस के इक्वल होता है, ये हमने पढ़ा हुआ है पहले से। जो डेल्टा एस होता है वो किसके इक्वल होता है जी, डी एस के। तो हमारे पास यहाँ पे जब हम डी एस लगाएंगे, डिफरेंशियल आ गया है, तो साथ में क्या आ जाएगी, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, ये यानी कि इस पॉइंट से लेके ना, पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी तक सारा जो कर्व का एरिया है उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो यहाँ पे लिमिट लगा सकते हैं ए टू बी। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगर थीटा, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड टी, जैसे ये ऊपर डायग्राम के अंदर देखें, थीटा यहाँ पे, इफ थीटा इज एंगल बिटवीन वी एंड टी, ये वेलोसिटी वेक्टर है, ये टी कैप है, इन दोनों के बिटवीन अगर एंगल थीटा हो, तो देन इक्वेशन वन बिकम्स, तो वी डॉट टी, तो दो वेक्टर का जो डॉट होता है, एंड जैसे ए डॉट बी है, किसकी इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के। तो वही चीज़ है कि वी डॉट टी इज इक्वल टू वी वेक्टर मैग्नीट्यूड टी कैप मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा साथ में क्या आ जाएगा, डी थीटा। और सिमिलरली फ्लो अलोंग ए बी पी ए टू बी वी कॉस थीटा डी थीटा, ये हमारे पास तो यूनिट वेक्टर है ना, तो यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड हो जाएगी वन। तो वी वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो होगी, सिंपल वी आ जाएगा हमारे पास, साथ में क्या आ जाएगा, वी कॉस थीटा डी थीटा, सिंस टी कैप इज इक्वल टू डी आर ओवर डी एस। अब ये आपने डिफरेंशियल ज्योमेट्री अगर डीजी पढ़ी है तो उसके अंदर ये चीज़ बताई गई है। अब वो डायग्राम अगर आप अच्छे से देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी कि ये डी आर ओवर डी एस इक्वल कैसे आता है। लेकिन ये चीज़ होल्ड करती है कि टेंजेंशियल वेक्टर जो होता है टी कैप, वो हमारे पास डी आर ओवर डी एस की इक्वल होता है। तो यहाँ पे जो डी आर है वो किसके इक्वल आ जाएगा, टी कैप डी एस के। अगर आप इसकी एक और फॉर्म बनाएं, अगर यहाँ से मेरा डी एस निकालना है फॉर एग्जांपल, तो डी एस किसके इक्वल आएगा, डी आर ओवर टी कैप, ये टी कैप इस तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा। अब मैंने यही काम करना है, ये जो ऊपर रिजल्ट है ना, ये डी एस, इसकी जगह पे मैंने पुट क्या करना है, डी आर ओवर टी कैप। तो ये देखें, ये रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, फ्लो अलोंग ए बी पी इज इक्वल टू ए टू बी वी डॉट डी आर, यानी कि यहाँ पे ये जो डी एस है ना, ये डी एस, इस डी एस की जगह पे, इस डी एस की जगह पे आपने इंसर्ट करना है डी आर ओवर टी कैप। तो टी कैप जो होगा वो टी कैप से कैंसिल हो जाएगा, टी कैप से कैंसिल हो जाएगा ना, तो क्या बचेगा, डी आर। तो सिंपल ये वी डॉट डी आर ये बच जाएगा, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब जो वी वेक्टर है वो यू आई प्लस वी जे प्लस डब्ल्यू के इक्वल है, और जो आर वेक्टर यानी कि जो पोजीशन वेक्टर है वो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जी के इक्वल है, और जो डी आर है वो डी एक्स आई डी वाई जे डी जी के, यानी कि इसी का आप डिफरेंशियल ले लो तो आपके पास ये बन जाएगा। तो वी डॉट डी आर जो है वो इसके इक्वल आ जाएगा यू डी एक्स प्लस, यानी कि ये वी वेक्टर और इस डी आर का, डी आर वेक्टर का आप डॉट ले लो तो आपके पास ये बन जाएगा यू डी एक्स वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड। तो इसको आप सिंपल यहाँ पे इंसर्ट कर दो, तो ये हमारे पास फ्लो अलोंग ए बी पी इज इक्वल टू दिस आ जाएगा। अब आगे एक छोटी सी एग्जांपल है, इसको देखते हैं कि
The velocity components are u, v. Find the flow along y is equal to 3x square and y is equal to 3x, where 0 less or equal to x less or equal to 1, 0 less or equal to y less or equal to 3. यानी कि मेरे पास u और v दो कंपोनेंट गिवन है। सबसे पहले तो ये देखें कि जो फ्लो है यहाँ पे वो 2 डायमेंशनल है या 3 डायमेंशनल है। तो फ्लो मेरे पास यहाँ पे 2 डायमेंशनल है क्योंकि हमें दो कंपोनेंट गिवन है, एक u और दूसरा v। और आगे चूंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन भी है, इंटेग्रल का साइन है, साथ में उसकी a टू b लिमिट है, तो यहाँ पे लिमिट्स हमें ये x की गिवन है 0 to 1 और ये y की लिमिट्स गिवन है 0 to 3। तो गिवन दैट u is equal to this, v is equal to this, y is equal to 3x square, it means यानी कि मेरे पास ये देखें y is equal to 3x square है, तो dy किसके इक्वल आ जाएगा जी 6x dx। सिंपल इसका डिफरेंशियल ले लें और कुछ भी नहीं, 3 कॉमन, उसको 3 कांस्टेंट है बाहर निकालें, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और आगे x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा। तो ये dy जो है वो 6x dx बन जाएगा। नेक्स्ट जो फ्लो है अलॉन्ग ए बी इज इक्वल टू ए टू बी वी डॉट डी आर, ये यही रिजल्ट है जो कि हमने यहाँ पे भी ये बनाया हुआ है। ये देखिए ए टू बी वी डॉट डी आर। अब नेक्स्ट फ्लो अलॉन्ग ए बी इज इक्वल टू ए टू बी यू डी एक्स प्लस वी डी वाई। तो ये यहाँ से देख सकते हैं आप लोग कि अगर 2 डायमेंशनल फ्लो होगा तो आपने इसको लिखना है यू डी एक्स प्लस वी डी वाई तक। अगर 3 डायमेंशनल फ्लो है तो फिर यू डी एक्स वी डी वाई डब्ल्यू डी जी यहाँ तक आप इसको लिखोगे। अगर 1 डायमेंशनल फ्लो है तो सिंपल यू डी एक्स आपने लिखना है, फिर आपने इसको भी छोड़ देना है, वी डी वाई को भी, और डब्ल्यू डी जेड को भी छोड़ देना है। यू डी एक्स प्लस वी डी वाई, यू किसके इक्वल है वो देखें ऊपर एक्स स्क्वायर वाई, ये लिखा हमने एक्स स्क्वायर वाई। ये डी एक्स जो है वो किसके इक्वल है डी एक्स, एक मिनट, अच्छा सॉरी, यहाँ पे ना बेसिकली हमने करना ये है कि जब ए बी के अलॉन्ग हम देखेंगे तो ये u की वैल्यू हमने पुट की है, dx हमने एज इट इज लिखा, प्लस v की वैल्यू क्या है जी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये वो हमने लिखी है, और dy एज इट इज लिखें। अब अगले स्टेप में अगर गौर करें तो a टू b ये एक्स स्क्वायर एज इट इज, इस y की जगह पे क्या लिखा है 3x स्क्वायर, ये देखें ये y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, और साथ में जो dx है उसको वैसे लिखा है, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू यही वाली पुट करें 3x स्क्वायर, ये वैल्यू y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। जब यहाँ पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और x स्क्वायर का जब स्क्वायर लेंगे तो x की पावर 4, और जो dy है ये लिखा हुआ है 6x dx, तो वो लिखें। अगर गौर करें तो ये सारे का सारा जो इंटीग्रेशन के साथ ये फंक्शन है हमारा वो किस में कन्वर्ट है x में। तो जो x की लिमिट है स्टार्ट पे वो क्या थी भला, तो देख लेते हैं 0 to 1। तो ये लिमिट अब यहाँ पे डायरेक्ट उसने लगाई है 0 to 1, और सारे का सारा जो फंक्शन है वो किस में है x में। अब आप इस 6x को मल्टीप्लाई कर दें इससे तो ये बन जाएगा 6x क्यूब और 9 6 54, x की पावर 4 है, ये x की पावर 1 है तो ऐड हो गया x की पावर 5, और ये 3x स्क्वायर इस x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होकर 3x4। आगे सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस आगे तो ये हो ही जाएगा। तो बस इसको आप dx को बाहर निकाल दें, अब इसकी इंटीग्रेशन कर दें। जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास 69/10 ये बन जाएगा आंसर। होप सो यहाँ तक आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको मतलब 10-15 मिनट बीच में देता हूँ, आप लोग उसमें अच्छे से देखो। इसमें जो जो चीज़ें आपको नहीं समझ आ रही तो वो नेक्स्ट 11:10 पे स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो उसमें आप लोगों ने ना 3x की इक्वल है, ये y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पे ये देखें y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 3x। तो इससे तो हम काम ले चुके हैं, ये 3x स्क्वायर से तो हम कर चुके हैं इसको, अब हम y इज इक्वल टू 3x की बात कर रहे हैं। तो dy क्या आ जाएगा 3dx, x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा ना।
तो फ्लो अलॉन्ग ए बी, ए टू बी, वी डॉट डी आर, सारा कुछ सेम टू सेम जैसे ऊपर हमने कर लिया है। टू डायमेंशनल फ्लो है तो यू डी एक्स बी डी वाई आ जाएगा। यू जो है वो एक्स स्केयर वाई, और डी एक्स एज इट इज़, वी की वैल्यू भी, डी वाई की वैल्यू भी। अब ये जो डी वाई है अभी हमने निकाला है 3 dx, तो इस डी वाई की जगह पे आ गया ये 3 dx। ये डी एक्स एज इट इज़ सारे का सारा देखें तो किस में कन्वर्ट हो गया, एक्स में। तो बस एक्स में कन्वर्ट करके इस सारे को आपने सॉल्व करना है। तो फ्लो अलॉन्ग ए बी इज इक्वल टू -29/4, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब एक बात जिसमें याद रखने वाली है वो ये है, इसने दोनों पार्ट्स को जो किया है वो इसके रिस्पेक्ट किया है, एक्स के रिस्पेक्ट। लिमिट 0 to 1, ये वाई की लिमिट उसने यूज नहीं की, ठीक है, वाई की लिमिट उसने यूज नहीं की। ये हम कर सकते हैं यूज, ऐसा नहीं है कि कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। वाई के रिस्पेक्ट लेके भी इसको चल सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे आप दोनों अंदाज में कर सकते हैं। या आप एक्स की लिमिट को लेके चलो या फिर वाई की लिमिट। अगर आप वाई की लिमिट को लेके चलना चाहते हैं तो आपको ये सारा फंक्शन वाई में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और अगर आप एक्स में लेके चलना चाहते हैं तो सारा एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है जी, तो यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को कुछ समझ आ गया होगा। आगे फिर हमारे पास ये छोटा सा टॉपिक है सर्कुलेशन का, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो हमारा ये वाला जो रिजल्ट है dr/ds, और इसके बाद थोड़ा सा यहाँ से देखें ये। तो सर्कुलेशन बेसिकली हमने अभी पढ़ा है कि इफ सी इज अ क्लोज कर्व देन सर्कुलेशन विल बी दिस, के सरफेस इंटीग्रल है अगजाई डी एस, ये हमारे पास है, और क्यू डॉट डी आर वेक्टर, ये हमने पढ़ा है सर्कुलेशन को अभी। नेक्स्ट अभी जो हम काम करने जा रहे हैं है तो वो यही, लेकिन उसमें थोड़ा सा वो आगे इसकी एक्सटेंशन हमें बताएगा। द सर्कुलेशन ऑफ द फ्लूइड अलोंग द सिंपल क्लोज्ड कर्व लाइंग इंटायरली विद इन द फ्लूइड, ये सारी वही बात है जो पहले उसने बताई है कि ये जो गैमा का साइन है ये बेसिकली सर्कुलेशन है, यूज समझे आप, सर्कुलेशन के लिए ये गैमा का साइन यूज करेंगे। एंड इज डिफाइंड एज द लाइन इंटेग्रल। जो लाइन इंटेग्रल होता है ना वो सिंगल इंटेग्रल होता है, और उसके बाद जो डबल इंटेग्रल होता है उसको हम कहते हैं सरफेस इंटीग्रल, और उसके बाद जो ट्रिपल आ जाएगा इंटीग्रल, यानी कि 3 इंटीग्रल इकट्ठे होंगे तो उन्हें हम कहेंगे वॉल्यूम इंटीग्रल, ठीक है। तो कह रहा है गैमा एंड इज डिफाइंड एज द लाइन इंटीग्रल ऑफ टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी टेकन अलोंग क्लोज कर्व सी। सर्कुलेशन इज द मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ द फ्लूइड। बेसिकली सर्कुलेशन क्या है, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, यानी कि रोटेशन की मेजरमेंट है। और रोटेशन किसकी होगी, फ्लूइड की, फ्लूइड की रोटेशन है। ये सारा कुछ हम पहले देख चुके हैं कि जो फ्लूइड की रोटेशन है, अगर रोटेशन हो रही है तो वहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो जो सर्कुलेशन है बेसिकली दिस इज द मेजरमेंट ऑफ दैट रोटेशन। नेक्स्ट हमारे पास ये वही रिजल्ट है जो अभी मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया। अब ये जो सी है ये क्लोज कर्व के हिसाब से है, वो जो पीछे हमने किया सर्कुलेशन वहाँ पे एस आ रहा है, स्मॉल एस, तो वो जो एस है वो बेसिकली सरफेस को शो कर रहा है, सरफेस के रिस्पेक्ट, यहाँ पे क्लोज कर्व के रिस्पेक्ट है। तो v डॉट डी आर इज इक्वल टू वी डॉट टी कैप डी एस। अब ये डी आर से यहाँ पे टी कैप डी एस कैसे बनेगा, इसके लिए वही अभी मैंने आपको पीछे बताया कि टी कैप इज इक्वल टू dr/ds। तो वो डी आर से सॉरी डी आर की जगह पे आप टी कैप डी एस लिख सकते हो उसी फार्मूला के रिस्पेक्ट। तो इसके बाद v डॉट टी कैप से ये बन जाएगा v cos थीटा। ये वही लाइनें सारी कि अगर हमारे पास टेंजेंशियल वेक्टर और डी आर वेक्टर के बिटवीन जो एंगल है अगर वो थीटा है तो आप उसको डॉट प्रोडक्ट को इस फॉर्म में लिख सकते हो v cos थीटा डी थीटा, और यहाँ पे तो डी एस एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, सर्कुलेशन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इट्स सब सर्किट। अब ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी को आगे लिखा है उसने वैसे तो, कि कोई एक सर्किट है, उस सर्किट की आपने अगर सर्कुलेशन को चेक करना है तो वो इक्वल किसकी होगी, टू द सम ऑफ
सर्कुलेशन ऑफ इट्स सब सर्किट, उसके सब सर्किट के सम के इक्वल। जैसे एक सेट होता है, एक सबसेट होता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि किसी वैसे ये एग्जांपल बनती तो नहीं है, वैसे आपको समझाने के लिए कि किसी सेट की अगर हम सर्कुलेशन चेक करें, सर्कुलेशन ऑफ अ सेट इज इक्वल टू द सर्कुलेशन ऑफ इट्स सबसेट्स, बस यूं समझ लें। तो यहाँ पे हमारे पास किसी सर्किट की अगर हमने सर्कुलेशन देखनी है तो वो इक्वल होगी सर्कुलेशन ऑफ इट्स सब सर्किट्स। ठीक है, तो ये देखें, तो यहाँ पे ये इसने लिखा है कि सर्कुलेशन ऑफ सी इज इक्वल टू सर्कुलेशन ऑफ C1 प्लस सर्कुलेशन ऑफ C2। अच्छा जी, फ्रॉम हेयर we can define the relationship between verticity and circulation। अब वर्टिसिटी और सर्कुलेशन के बिटवीन जो रिलेशनशिप है उसको बताएगा कि इंटेग्रल v डॉट डी आर इज इक्वल टू डबल इंटीग्रल। अब देखें ये हमारे पास c यानी कि क्लोज कर, और ये सरफेस इंटीग्रल डबल इंटीग्रल के लिए शो होता है। ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। डेल क्रॉस वी डी एस बाय स्टोक्स थ्योरम। स्टोक्स थ्योरम क्या करता है कि सिंगल इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल में चेंज करता है। ये जो डी आर होता है ना, डी आर हमेशा सिंगल इंटीग्रल के साथ ही लगता है, और जो डी एस होगा ये डबल के साथ आएगा। तो अब यहाँ पे जो डेल क्रॉस वी डी एस है ये हमारे पास आ जाएगा एज इट इज। नेक्स्ट जो ये जो डेल क्रॉस वी है, डेल क्रॉस वी दिस इज द वर्टिसिटी, और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। डेल क्रॉस वी हमने वर्टिसिटी वेक्टर दो तरह से पढ़ा हुआ है। एक वर्टिसिटी वो जो अग्जाई के रिस्पेक्ट देखा, और एक ये डेल क्रॉस वी भी था हमारे पास। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये दो एग्जांपल हैं, ज़रा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से समझें, और बस यहीं तक इसको आज कंप्लीट करते हैं। द वेलोसिटी कंपोनेंट फॉर अ सर्टेन फ्लो फील्ड इज गिवन बाय दिस। यू गिवन है, आपको वी गिवन है। अच्छा, यू और वी गिवन है, इट मीन्स कि हमारा जो फ्लो है वो टू डायमेंशनल फ्लो है, ये बात तो क्लियर है। नेक्स्ट, कैलकुलेट द सर्कुलेशन, कैलकुलेट द सर्कुलेशन अराउंड द स्क्वायर्स enclosed by the lines x is equal to plus minus 1, y is equal to plus minus 1। अच्छा, हमने यहाँ पे सर्कुलेशन को कैलकुलेट करना है अराउंड द स्क्वायर्स। अच्छा, स्क्वायर्स का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा स्क्वायर है, स्क्वायर एक नहीं है, एक से ज़्यादा स्क्वायर है। हमें x बता दिया गया प्लस माइनस 1 है, y जो है वो प्लस माइनस 1 है, एज शोन इन द फिगर। अब इस फिगर को अच्छे से समझें और आगे सारा क्वेश्चन ईजी है। यहाँ मैंने लिखा है जी y इज इक्वल टू माइनस 1, ऊपर देखें y इज इक्वल टू प्लस 1, इस तरफ x इज इक्वल टू प्लस 1, यहाँ पे x इज इक्वल टू माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ना आपका, ये वाला, ये ज़ीरो है। ज़ीरो की इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव होती है, ज़ीरो की इस तरफ समझें x की वैल्यू पॉजिटिव होती हैं। ज़ीरो के ऊपर y की वैल्यूज़ पॉजिटिव, ज़ीरो के नीचे y की वैल्यूज़ नेगेटिव। क्लियर है जी। अब यहाँ पे जो पाथ है ना वो ये है, हमारे पास एक पाथ तो ये है ए बी सी डी ए, क्लोज पाथ देखना है ना। क्लोज पाथ उस पाथ को कहते हैं कि हम जहाँ से चले घूम के वापस उधर ही आएंगे। पॉइंट ए से चले, पॉइंट बी पे गए, सी पे गए, डी पे गए, ई पे गए, एफ पे गए, एफ से घूम के वापस फिर अगर ए पे आ जाएं तो वो पाथ हमारा क्लोज हो गया। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखिए आगे थोड़ा सा इसको, कि द स्क्वायर enclosed by the lines x, y as shown in figure. The circulation around this square is given by circulation is equal to इंटेग्रल v डॉट डी आर, ये उसका फार्मूला है सर्कुलेशन का। साथ में देखें ए बी सी डी ए, ए बी सी डी ए, v डॉट डी आर, ए बी सी डी ए। अब चूंकि मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि here we have two dimensional flow, it means by using this formula udx plus vdy, इसमें जो थर्ड हमारा पॉइंट है वो मिसिंग है, यानी कि udx vdy प्लस wdz, यानी कि wdz यहाँ पे नहीं लिखा इसलिए कि फ्लो जो है वो टू डायमेंशनल। अगर आपको यही क्वेश्चन थ्री डायमेंशनल फ्लो में आ जाए तो आपने w यहाँ पे ऐड कर देना, बाकी सारा काम सेम टू सेम। अच्छा, यहाँ पे फिर ए बी सी डी है यू डी एक्स वी डी वाई। अब u की वैल्यू क्या थी हमारे पास, ये ऊपर x प्लस वाई, v की वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस वाई,
dx dy एज इट इज। अब सिंस x प्लस वाई दिस इज इक्वल टू अल्फा। अब ये सिंपल ना हमने अपनी सहूलत के लिए जो है ना इसको आसानी के लिए अल्फा का नाम दे दिया कि ये जो है ये हमारे पास अल्फा के इक्वल है। तो अब यहाँ पे देखें सर्कुलेशन इज इक्वल टू ए बी बी सी डी डी ए। अब ये क्या है, यहाँ से देखें ये ए बी आ गया, ये बी सी, ये सी डी, ये डी ए। ये जो ऊपर लाइन लिखी हुई थी अब वो आपको समझ आ जाएगी, ये वाली लाइन कि सर्कुलेशन ऑफ सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ इट्स सब सर्किट। अब ये कंप्लीट पाथ यहाँ से कहाँ तक है, ए बी सी डी ए तक, ए बी सी डी ए ये कंप्लीट पाथ है। अब उसका जो सब पाथ है, ठीक है, सब पाथ जो है वो क्या है, फर्स्ट वन इज ए बी, सेकेंड वन इज बी सी, थर्ड वन इज सी डी, देन डी ए। अब ये देखें ये वही उसने काम किया है कि दिस सर्कुलेशन इज इक्वल टू द सर्कुलेशन ऑफ इट्स सब पार्ट्स या सब पाथ। ठीक है, तो पहला पाथ ए बी है, फिर दूसरा पाथ बी सी, फिर सी डी और फिर डी ए। तो इन सब का जो सम होगा वो इक्वल होगा इस टोटल सर्कुलेशन के। क्लियर है जी। तो अब हम इसको करने लगे हैं। सबसे पहले जो हम करेंगे वो ये होगा, ये वाला ए बी पाथ, ए बी की बात करेंगे। ए बी पाथ के अंदर इंतहाई आसान है, सर्कुलेशन अराउंड स्ट्रेट लाइन ए बी, सो एक्स वेरीज फ्रॉम -1 to 1। अब इसके अंदर एक्स को अगर देखें, ये देखें -1 से 1 की तरफ, यानी कि इसकी जो रोटेशन होगी वो -1 to 1 होगी। एक्स वेरी कर रहा है -1 to 1, तो एक्स की जो हमारे पास लिमिट्स आएंगी वो क्या आएंगी, -1 to 1। ठीक है, अब हमने ये वही लिखना है ए बी, साथ में यहाँ पे अल्फ़ा, अल्फ़ा की कंप्लीट वैल्यू जो ऊपर हमने नाम दिया है इसको सारी सारी यहाँ पे लिखें। लिखने के बाद अच्छा, जब आप ए बी की बात कर रहे हो तो उसके लिए वाई की वैल्यू क्या होगी, -1, तो y इज इक्वल टू -1, तो डी वाई क्या आ जाएगा, 0। ये 0 आपने यहाँ लगाना है इस डी वाई की जगह पे, तो ये सारा जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट वन बचेगा, ये हमने लिखा +0। अब आगे x की इंटीग्रेशन x के ओवर 2, 1 के लिए x आ जाएगा, लिमिट -1 to 1, अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के आंसर विल बी -2। अब हमने किस पाथ की बात करनी है, पाथ BC की। अच्छा, पाथ BC के लिए आगे ना देखें, मुझे ये बताएं कि मेरे पास अब जो वेरिएशन होगी वो x की होगी या y की। तो वेरिएशन जो है वो यहाँ पे क्या होगी, y की, -1 to 1, और इसमें x की वैल्यू क्या होगी, +1। तो जब इसका आप डिफरेंशियल लोगे, जैसे आपने यहाँ पे डिफरेंशियल लिया है y का, सिमिलरली आपने वहाँ पे डिफरेंशियल लेना है x का। तो पाथ BC पे चलते हैं, देखें जी स्ट्रेट लाइन पाथ BC, सो y वेरीज फ्रॉम -1 to 1। अब y की जो वेरिएशन है वो है -1 to 1, तो मेरे पास BC आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, और x प्लस वाई सारा लिखना आपने वैसे ही। तो यहाँ पे जो x है वो क्या है, वो 1 है, तो dx क्या आ जाएगा, 0। तो अब ये पहला जो एक्सप्रेशन है ये 0 हो जाएगा। जब पहला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा हमारे पास ये वाला, तो ये सेकंड वन बचेगा x² - y dy। तो यहाँ पे हमारे पास 0 + 1 - y dy। अब ये जो x की वैल्यू है वो क्या है मेरे पास, -1, तो -1 का स्केयर क्या आ जाएगा, +1। ठीक है, और -y एज इट इज़ आ जाएगा बस। ठीक है, और यहाँ पे बस आप इसकी अब y के रिस्पेक्ट करो इंटीग्रेशन, तो 1 की क्या आ जाएगी y, और y की इंटीग्रेशन y²/2, अपर लोअर लिमिट लगा के इसको आप कर सकते हैं, आंसर विल बी +2। अब हमने चलने पाथ मेरे पास है कौन सा, ये वाला सी डी। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास वेरिएशन होगी वो किसकी होगी, x की, +1 से -1। ठीक है, और y क्या होगा यहाँ पे +1, तो dy 0 आ जाएगा, तो dy वाला फैक्टर बस इस दफ़ा 0 हो जाएगा। देखें जी x क्या है, +1 से -1, तो +1 नीचे आएगा और -1 ऊपर आएगा, और जो y है वो +1 है, तो dy 0 हो जाएगा। तो अब ये dy 0, तो ये x + y बचा, x एज इट इज़, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, +1, तो वो 1 यहाँ पे लगा दें, x की इंटीग्रेशन x²/2 और 1 की x आ जाएगी, और बाकी सेम टू सेम वही सारा कुछ। तो आंसर क्या आ गया, -2।
सिमिलरली डी ए जो होगा उसमें वाई वेरी कर रहा होगा 1 to -1, वो आपने लगाना है। लगा के एक्स जो है वो यहाँ पे -1 होगा। ये ऊपर देख लेते हैं एक दफ़ा डायग्राम में। ये देखें, जो एक्स है यहाँ पे वो क्या है जी, -1। तो डी एक्स जो है वो 0 हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। ये देखें डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब ये फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है ये वाला ये 0 हो जाएगा, और दूसरा जो है एक्स के -y वाला उसमें वैल्यूज पुट करके आपने जैसे हमने बैक पे काम किया सारा सेम वैसे प्रोसीजर आपने करना है। अब ये लास्ट पे देखें ये क्या है कि सर्कुलेशन इज इक्वल टू ए बी सी डी ए वी डॉट डी आर। और ये सारी जितनी भी सर्कुलेशन आपने पाथ ए बी का निकाला आंसर, फिर बी सी का, फिर सी डी का, फिर डी ए का, सारे आंसर का आपने सम कर लेना है। सम करके आंसर विल बी -4। अब नेक्स्ट ये चीज़ समझने वाली है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, ऊपर हमने ना ये रिजल्ट लिखा हुआ है, अगर आपको मैं दोबारा दिखा दूं ताकि सर्कुलेशन वाला टॉपिक क्लियर हो जाए हमारा। ये रिजल्ट इसकी मैं बात कर रहा हूँ। ये हमने ये कहा कि वी डॉट डी आर जो है वो डेल क्रॉस वी डी एस इसके इक्वल होता है। तो वेरिफिकेशन ये करनी है कि इससे जो आंसर आया है वो इसके इक्वल हो। तो अब हम इसका आंसर निकालेंगे, यानी कि ये डबल इंटीग्रल डेल क्रॉस वी डी एस, ये आंसर इसका निकालते हैं। अगर इसका आंसर भी इसके इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि ये सर्कुलेशन आपस में इक्वल होती है। ठीक है, तो अब वेरिफिकेशन में यही काम करेंगे। यहाँ पे सिंस पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय स्टोक्स थ्योरम। अब ये क्या, स्टोक्स थ्योरम की अगर आप स्टेटमेंट देखो तो उसके अंदर हमें ये रिजल्ट मिलता है, पार्शियल यू ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, ये वाली चीज़ होती है। स्टोक्स थ्योरम के अंदर हमें ये मिल जाता है रिजल्ट। तो v हमें गिवन है, u भी गिवन है, तो उनका x के रिस्पेक्ट और y के रिस्पेक्ट आपने पार्शियल डेरिवेटिव लिए हैं, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2x माइनस 1। v डॉट डी आर इसके इक्वल है जी डबल इंटीग्रल पार्शियल v ओवर पार्शियल x माइनस पार्शियल u ओवर पार्शियल y डी एक्स डी वाई। एक और बात, यहाँ पे लिखा है डेल क्रॉस v, आप यहाँ से भी इसका आंसर याद रख सकते हो। डेल क्रॉस v का मतलब है कि डेल की वैल्यू वही पार्शियल ओवर पार्शियल x, पार्शियल ओवर पार्शियल y, पार्शियल ओवर पार्शियल z। इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लें, ऊपर आई जे के नीचे ये तीनों आ जाएंगे। ठीक है, कर ली ओवर कर ली एक्स, कर ली ओवर कर ली वाई, और ये सारा लिख के ना जो वी होगा वेलोसिटी वो आपने 2 डायमेंशनल में लिखनी है। 3 में भी लिख लोगे तो कोई मसला नहीं, आंसर वही बनेगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास एक्स वाई जी, ठीक है, यू वी डब्ल्यू आप लिखो। लिखने के बाद आपके पास यही रिजल्ट सेम टू सेम बन जाएगा। अगर आपको याद वैसे रखना है तो यही बनेगा रिजल्ट, ये वाला डेल क्रॉस वी का आंसर। ये पार्शियल वी ओवर पार्शियल एक्स माइनस पार्शियल यू ओवर पार्शियल वाई, बाहर डी एक्स डी वाई आ जाएगा। तो अब इसका आंसर क्या आ रहा है जी, ये हमने निकाल लिया। इसका आंसर ये आ रहा है 2x माइनस 1। इसको यहाँ लगा दें, और जो पाथ है वो -1 to 1, यानी कि एक्स और वाई का पाथ जो है वो -1 to 1। नेक्स्ट मेरे पास -1 to 1, एक्स की इंटीग्रेशन एक्स के ओवर टू एक्स की, फिर ये एक्स आ जाएगा -1 to 1, डी वाई बाहर है जी। अब एक्स के रिस्पेक्ट अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के आप आंसर निकालोगे, तो वो मेरे पास 1 माइनस 1 ये 0 -1, और ये हमारे पास बन जाएगा -2, और वो बाहर वाला माइनस लगा के ये +2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे रह जाएगा -1 to 1 डी वाई। अब ये मेरे पास यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, इसको सही कर लीजिएगा। यहाँ पे आएगा 1 -1 0, और ये -1 और -1 -2, ये +2 नहीं है, ये -2 आएगा यहाँ पे इस जगह पे, जैसे ही आगे इसने -2 लिख दिया। ठीक है, और -1 to 1, और यहाँ पे इंटीग्रेशन इसकी y आएगी, तो y अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा के ये बन जाएगा 1 + 1, तो आंसर आ जाएगा -4। तो ए और बी से देखेंगे तो ये दोनों रिजल्ट आपस में इक्वल हैं। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से भी आ सकता है कि आप उसमें प्रूफ करो कि आपके पास ये सर्कुलेशन इस तरह से इक्वल होती है। ठीक है, तो ये वेरिफिकेशन वाला काम आपने फिर उसमें खुद ही करना है। ठीक है,
ये पूरा एक क्वेश्चन बन जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं अगर बताऊं यहाँ तक ना, यहाँ तक ये पूरा क्वेश्चन बन जाएगा आपका। उसमें आपने वेरीफाई भी करना है कि ये सर्कुलेशन इक्वल होती है इस तरह से। अब एक सर्कल हमें गिवन है, सर्कल u इज इक्वल टू दिस, v इज इक्वल टू दिस, विद पैरामीट्रिक इक्वेशन x y। तो ये बिल्कुल सेम टू सेम वैसी है जैसे अभी हमने किया क्वेश्चन। x आपको गिवन है, y गिवन है। अच्छा, मैं आगे हम काम करने लगे हैं। कैलकुलेट द सर्कुलेशन अराउंड द सर्कल। अच्छा, जो पहले हमारे पास डायग्राम थी उसमें स्क्वायर की हमने बात की है, तो अब हम सर्कल के रिस्पेक्ट जो है, सर्कल के रिस्पेक्ट देखेंगे कि हमारे पास सर्कुलेशन क्या आती है। ठीक है, तो अब मेरे पास यहाँ पे जैसे स्टार्ट से देखें कि गिवन दैट u इज इक्वल टू 3x प्लस वाई, वी इज इक्वल टू दिस, x ये है y ये है, dx निकालें डिफरेंशियल, 1 का 0, कॉस का माइनस, साइन थीटा और थीटा का डी थीटा, और यहाँ से भी 6 का 0 आ जाएगा डिफरेंशियल, टू कांस्टेंट बाहर, और साइन का कॉस और थीटा का फिर डी थीटा। तो ये डी एक्स और डी वाई आप लिखोगे। सर्कुलेशन अराउंड द सर्कल इज गिवन बाय, वही सेम फार्मूला पहले भी लगाया है, वी डॉट डी आर, ये इसके इक्वल आ जाएगा। तो u क्या है हमारे पास, ये 3x प्लस वाई, ये आ गया। उसके बाद dx आ गया। v की वैल्यू क्या है, 6 प्लस 2 साइन थीटा, नहीं, है 2x माइनस 3y, और डी वाई एज इट इज़। अब ये डी एक्स हमने ये निकाला है ना, जो -2 साइन थीटा डी थीटा, ये वो लगाएंगे अगले स्टेप में। और जो डी वाई की वैल्यू निकाली है, ये 2 कॉस थीटा डी थीटा, ये वो हम लगाएंगे। ये देखें, ये यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। अब ये क्या है, थोड़ा सा मैं पीछे दिखाता हूँ आपको कि करना ये है कि x की वैल्यू क्या है, 1 प्लस 2 कॉस थीटा, तो यहाँ पे लगाएं इस x की जगह पे 1 प्लस 2 कॉस थीटा। इसको मल्टीप्लाई करें, इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 3 प्लस 6 कॉस थीटा आ जाएगा। ये देखें, ये लिखा होगा 3 प्लस 6 कॉस थीटा। फिर आगे प्लस y, तो y किसके इक्वल है जी, y 6 प्लस 2 साइन थीटा, ये वो आ गया। सिमिलर आगे बस यहाँ पे भी वही सारा काम है कि x को 2 से मल्टीप्लाई करना है, -3y करना है, तो ये रिजल्ट बन जाएंगे। अब हम इससे आगे कैलकुलेट इसको करते हैं, कोई मिस्टेक ना हो चेक कर लेते हैं अच्छे से सारा। 6 प्लस 3 9 आ जाएगा, 6 कॉस थीटा वैसे, 2 साइन थीटा एज इट इज, -2 साइन थीटा डी थीटा वैसे, प्लस, और ये 2 -18 -16, 4 कॉस -6 साइन, तो ये एज इट इज लिखा उसने 2 कॉस वैसे आ जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पे क्या किया है, ये 9 को मल्टीप्लाई करें, 9 टू 18 साइन थीटा, ये सही है। फिर 6 को किया है, ये भी सही है, माइनस यानी कि 6 टू 12 साइन कॉस, ओके। आगे फिर इस 2 को करें मल्टीप्लाई, 2 इंटू -2 -4 साइन स्क्वायर थीटा। सारी कैलकुलेशन अच्छे से देख लें, इसमें कोई मिस्टेक है तो अभी पूछ लें, उसको हम देख लें। -16 टू 32, सारा बस ठीक ही है। तो बस आगे इसको कैलकुलेट करते जाना है। एक जो बात यहाँ पे याद रखने वाली, ये लिमिट 0 टू 2 पाई ये कहाँ से आ गई है। किसी भी सर्कल की जब बात होती है ना, तो सर्कल के लिए जो लिमिट है उसको याद रखें, हमेशा 0 से 2 पाई ही होगी। हालांकि ये उसने स्टार्ट पे कहीं नहीं बताया कि लिमिट आपने 0 टू 2 पाई रखनी है। जब सर्कल की बात हो गई तो सर्कल के लिए जो हमारे पास लिमिट होगी वो 0 से 2 पाई होगी। क्यों, क्योंकि जो सर्कल होता है, कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 1 सर्कल, यूँ समझ लें। तो कंप्लीट रोटेशन के लिए जो कंप्लीट रोटेशन होती है वो 2 पाई होती है। 1 कंप्लीट रोटेशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। तो 0 से 2 पाई, स्टार्ट 0 और फाइनल 2 पाई पे, तो 0 से 2 पाई उसकी लिमिट बनेगी। तो अब ये 0 से 2 पाई उसकी लिमिट हमने लिखी हुई है। इस सारे को सॉल्व करें, यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे ना 1 माइनस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लगाएं, और कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस कॉस 2 थीटा ओवर 2 लगाएं। आगे यहाँ पे कटिंग कर दें, 2 टू ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8 करके, तो ये आगे सारा सॉल्व करें। तो -18 प्लस 18 से कैंसिल, 6 -6 से कैंसिल, और ये 8 पाई -4 पाई प्लस 4 पाई, यहाँ तक ये हो जाएगा हमारा कंप्लीट।